डियर स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 201, सब्जेक्ट का नाम है हिंदी। दोनों की दोनों किताबें एक ही वीडियो में कवर की हैं। बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो में यह बताया गया है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके लेखक और कवियों के क्या क्या नाम है। वीडियो को देख के जाओ, अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। दोहे भी बताए हैं, समरी भी बताई है और क्वेश्चन आंसर भी बताए हैं। वन टाइम वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी तरीके से पेपर करके आना है। जैसा कि आप जानते हो, इस बार क्वेश्चन पेपर में 37 क्वेश्चन आएंगे। 1 से लेकर 27 तक आपको एमसीक्यू मिलेंगे और 27 के बाद आपको मिलेंगे लिखने वाले क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 से पेपर को स्टार्ट करना। 37 पर होगा निबंध। निबंध लिखना है आपको 300 शब्दों में। 300 शब्दों का मतलब होता है 40 लाइन। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाओगे तो आपको वहां पर मिलेगा पत्र लेखन। पत्र औपचारिक भी आएगा, अनौपचारिक भी आएगा। जो भी आपको समझ में आता हो वो वाला पत्र लिखकर आना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे जाओगे तो वहां पर आएगा सार लेखन। सार लेखन क्या होता है? एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसी के अंदर से आपको सार लेखन करना है, यानी कि बड़े पैराग्राफ को छोटे रूप में लिख कर आना है। सारी महत्वपूर्ण बातें, दिनांक, डेट सब कुछ लिख के आना जो उसके अंदर दे रखी हो। जो भी महत्वपूर्ण, किसी का नाम दे रखा हो, कोई तारीख दे रखी हो, कोई स्थान दे रखा हो, सारी महत्वपूर्ण बातें कम शब्दों में लिख कर आना, इसको बोलते हैं सार लेखन। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 पे आपको मिलेंगे दोहे और कविता, उनकी व्याख्या करवाने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 पर आपको मिलेंगे किताब के क्वेश्चन आंसर। 30, 31 और 32 पर मिलेंगे आपको किताब के क्वेश्चन और आंसर। इस तरह यह पूरा का पूरा पेपर काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बहादुर पाठ लिखा है अमरकांत ने। आह्वान कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। आजादी को लिखा है बालचंद्रन ने। चंद्र गहना से लौटती बेर लिखी है केदारनाथ ने। सुखी राजकुमार लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। बूढ़ी पृथ्वी का दुख पाठ लिखा है निर्मला ने। शतरंज के खिलाड़ी लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। उनको प्रणाम कविता लिखी है नागा अर्जुन ने। और अंधेर नगरी पाठ लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। तो ये थे जो पाठ आपके सिलेबस में आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा बहुत जल्दी जल्दी। तो पहला गुरु मंत्र ये है, आपको क्या करना है, सभी पाठ जो मैंने आपको बताए हैं उनके लेखक और कवियों के नाम मुंह जबानी याद कर लो। अब हम बात करते हैं दोनों किताब के महत्वपूर्ण पाठ और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं बहादुर पाठ की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहादुर पाठ लिखा है अमरकांत ने। बहादुर एक 12-13 वर्ष का नेपाली लड़का था जो अपने घर से भाग के आया था, जो हमारे लेखक अमरकांत के यहाँ पर नौकरी करता है, नौकर बन जाता है। अमरकांत के बेटे का नाम था किशोर। अमरकांत के बीवी का नाम था निर्मला। जब बहादुर उनके यहाँ पर नौकरी करने आता है तो यह परिवार अपने आप को समाज में काफी ऊंचा महसूस करने लगता है। यहाँ तक कि मोहल्ले के जो बच्चे थे उन्हें भी अमरकांत फटकार देता था और निर्मला कहती थी नौकर रखने के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बहादुर दिन भर घर में इधर से उधर फिरकनी की तरह नाचता रहता था, घूमता रहता था और घर के काम करता रहता था। बहादुर निर्मला से कहता है कि मेरी तनख्वाह के पैसे मेरी माँ को भिजवा देना, क्योंकि माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर भरा जाता है। एक दिन किशोर बहादुर को बहुत मारता है, क्योंकि किशोर ने बहादुर से कहा था मेरी साइकिल साफ कर देना, मेरी जूते पॉलिश कर देना, लेकिन बहादुर भूल जाता है। उसके बाद बहादुर रोज पिटने लगता है। एक दिन बहुत दुखी होकर इस पिटाई के डर से बहादुर अमरकांत का घर छोड़कर भाग जाता है। तो यह था बहादुर पाठ जिसको लिखा है अमरकांत ने। अगला जो पाठ है वो है दोहे। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दोहे और उनकी व्याख्या बता रहा हूँ। पहला दोहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। इस दोहे में गुरु की तुलना की गई है कुमार के साथ और शिष्य की तुलना की गई है मटके के साथ। जिस प्रकार गुरु शिष्य का भविष्य बनाता है, उसी प्रकार कुमार अपने मटके का भविष्य बनाता है। कुम्हार क्या करता है, मटके के अंदर हाथ लगा लेता है और उसके बाद मटके पर चोट मारता है, जिसकी वजह से मटके को एक सही आकार मिलता है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को मारता है, पीटता है, लेकिन उसके अच्छे के लिए और उसके भविष्य को
बनाने के लिए। अगला महत्वपूर्ण दोहा है, जो जल वाड़े नाव में घर में वाड़े दाम। इसको कबीरदास ने लिखा है और कबीरदास जी कहते हैं अगर हमारे घर के अंदर पैसे बढ़ने लग जाएं, कमाई बढ़ने लग जाए, तो हमें उस कमाई को दान में लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम नाव से यात्रा करते हैं और नाव में पानी भर जाता है तो समझदार आदमी दोनों हाथों से उस पानी को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जब घर में कमाई बढ़ जाए तो उसको क्या करें, दान में लगाएं। इससे हमारे घर का भला और कल्याण होता है। ये लिखा है कबीरदास ने। एक दुआ और है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचे खानदान में जन्म ले लेता है तो वो ऊंचा नहीं हो जाता, वह कर्म करने से ऊंचा होता है। जिस प्रकार अगर सोने के मटके में, गोल्ड के मटके में आप शराब दारू भर के रख देंगे तो अच्छे और साधु संत लोग उसकी निंदा ही करेंगे और उससे दूर रहेंगे। तो यह लिखा है कबीरदास ने, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए। एक दोहा और है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। यानी कि किसी भी काम को करने से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम में सफल हो जाता है। जिस प्रकार मुलायम सी रस्सी कुएं पर बार बार घिसी जाती है तो पत्थर पर निशान डाल देती है। जब मुलायम सी रस्सी एक पत्थर को काट सकती है तो हर एक व्यक्ति अपने काम में महारत हासिल कर सकता है, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण और दुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं निंदक अर्थात जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है उसे हमें अपने घर के पास एक कुटिया बनवा दो, उसे वहीं रखो। क्योंकि यह व्यक्ति वही काम करता है जो साबुन और पानी करते हैं। यानी कि हमें क्या करता है, निर्मल करता है, हमारे अंदर की कमियों को बताता है। तो निंदक अर्थात बुराई करने वाले की कुटिया अपने घर के पास बना दो, जिससे कि यह हमें बिना साबुन और बिना पानी के क्या करता रहे, शुद्ध करता रहे, पवित्र करता रहे। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण दोहे। अगला जो पाठ है आह्वान। आह्वान पाठ लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। यह एक कविता है। मैथिली शरण गुप्त ऐसे लोगों से आह्वान करते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और वो भगवान को कोसते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि थाली में रखा हुआ भोजन भी आपके मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं आप भगवान के भरोसे मत रहो, भगवान को मत कोसो, मेहनत करो, जगो उठो और कर्म करो। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है, विविध सुमनों की माला से क्या तात्पर्य है। तो विविध यानी कि तरह तरह के फूलों की माला इस देश को कहा गया है। जिस प्रकार एक माला में एक तरह के फूल अच्छे नहीं लगते, इसी प्रकार हमारा देश है, यहाँ पर बहुत तरह के धर्म जाति हैं, जिससे यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ रहती हैं और बहुत सारे त्योहार रहते हैं। तो विविध सुमनों की माला से तात्पर्य हमारा देश जहाँ पर तरह तरह के धर्म जाति और त्योहार मनाए जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पाठ है वह है आजादी कविता, जिसे लिखा है बालचंद्रन ने। आजादी कविता में एक उस्ताद है, उस्ताद एक दर्जी है और शागिर्द है, शागिर्द दर्जी के यहाँ पर काम करता है। तो एक दिन शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी ये बताओ आजादी किस चिड़िया का नाम है। तो दर्जी कहता है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, थके हारे को बिस्तर और अनपढ़ को ज्ञान, यही है आजादी, कर्म है आजादी, तेरे लिए सुई की नोक पे टिकी है आजादी। जब तक तेरी सुई चलेगी, जब तक तू सुई धागा चलाएगा, तब तक तू आजाद रहेगा, क्योंकि कर्म है आजादी। आजादी किसी चिड़िया का नाम नहीं है, आजादी है कर्म। अगली महत्वपूर्ण कविता है चंद्र गहना से लौटती बैर। यह लिखी है केदारनाथ अग्रवाल ने। इस कविता में बताया गया है एक बगुला, बगुला जो समाज के ढोंगी वर्ग का प्रतीक है, वहां पर एक तालाब है, तालाब में एक बगुला है, मछली आती है, मछली सोचती है कि बगुला ध्यान लगाए खड़ा हुआ है, भगवान का भजन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मछली वहां पहुंचती है तो बगुला उसे दबोच लेता है और खा जाता है। तो बगुला समाज के ऐसे ढोंगी वर्ग को कहा गया है जो बहुत सीधे सच्चे दिखते हैं लेकिन मौका पड़ने पर हमारा शोषण करते हैं। इसी कविता में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरसों हो गई सयानी क्यों कहा गया है। सरसों एक पौधा होता है जिसकी शादी चने के पौधे के साथ करानी है। सरसों पर पीले रंग के फूल आते हैं, चने के पौधे पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं। अब सरसों बड़ी हो चुकी है, सरसों पक चुकी है, सरसों पीली हो चुकी है, तो उसकी शादी अब चने के पौधे के साथ कराई जा रही है। चने के पौधे का मुरैठा कहा गया है उसके गुलाबी रंग के फूल को। यह थी चंद्रग्रहणा से बैर लौटती कविता और इसको लिखा है केदारनाथ अग्रवाल ने। अगला पाठ है अखबार की दुनिया। अखबार की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है संपादकीय किसे कहते हैं।
अखबार का संपादक किसी भी घटना के बारे में अपनी अखबार में जो विचार लिखता है उसे कहते हैं संपादकीय। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायलाइन क्या होता है? तो बायलाइन मतलब वो संवाददाता होता है, वो रिपोर्टर होता है जो किसी रिपोर्ट को लिखता, छापता या सुनाता है, उसे कहते हैं संवाददाता। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैप्शन किसे कहते हैं? किसी भी फोटो के नीचे जो दो शब्द लिखे जाते हैं फोटो के बारे में, उसको बोलते हैं कैप्शन। अगला महत्वपूर्ण पाठ है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार की मूर्ति शहर के बीचों बीच चौराहे पर लगी थी। शायना नगर था। सुखी राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी। जब वो आनंद महल में रहता था तो उसने दुख नहीं देखे थे, लेकिन जब वो शहर के बीचों बीच चौराहे पर उसकी मूर्ति के रूप में खड़ा था तो उसे शहर के अंदर लोगों के दुख दिखाई पड़ते थे। छोटी चिड़िया मिस्र देश जा रही थी। राजकुमार के कहने पर वहां पर रुकती है और राजकुमार के शरीर पर सोना चांदी मोती था, उसको गरीबों में बांटती है। बीमार औरत के बच्चे को देती है। एक बच्चा बीमार था, उसकी माँ को वो सोना चांदी दे के आती है। एक लेखक था गरीब और भूखा, उसको भी सोना चांदी दे के आती है। धीरे धीरे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है और छोटी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। जब छोटी चिड़िया की मृत्यु हो जाती है, छोटी चिड़िया की मृत्यु पर, छोटी गौरैया की मृत्यु पर हमारा राजकुमार बहुत दुखी होता है। राजकुमार के शरीर पर से भी सारे हीरे मोती सब दान हो चुके थे। राजकुमार को अब पत्थर का भिखारी कहा गया है। शहर का मेयर वहां आता है और कहता है, इस पत्थर के भिखारी को हटाओ और यहाँ पर एक अच्छी सी मूर्ति लगाओ। अगले दिन मीटिंग होती है तो तय किया जाता है किसकी मूर्ति लगेगी। सब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब मूर्ति को हटा दिया जाता है और मूर्ति को पिघला दिया जाता है। मूर्ति को पिघलाने पर पूरी मूर्ति पिघल जाती है, लेकिन राजकुमार का जो दिल था वो नहीं पिघलता है। कांसा एक धातु होती है, उसका वो बना हुआ था। अब जो मूर्ति पिघलाने वाला है उस दिल को फेंक देता है कूड़ेदान में, जहां पर मरी हुई चिड़िया का शरीर पड़ा था। भगवान ऊपर से यह सब कुछ देख रहे होते हैं और देवदूत से कहते हैं, जाओ धरती से कोई दो बहुमूल्य और कीमती वस्तु मेरे लिए लेकर आओ। तो देवदूत पृथ्वी पर आता है तो मरी हुई चिड़िया का शरीर, राजकुमार का टूटा हुआ दिल लेकर स्वर्ग में वापस जाता है और भगवान को देता है। भगवान कहते हैं, इन्हें मेरे गार्डन में यानी कि उद्यान में छोड़ दो। अब ये दोनों वहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए निकाल दिया और दूसरों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे काम किए। इनकी जगह मेरे गार्डन यानी कि उद्यान में है। अगला पाठ है शतरंज के खिलाड़ी, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। लखनऊ की कहानी है। लखनऊ उस समय एक ऐसा नगर था जो अय्याशियों का अड्डा बना था। वहां पे मुजरा होता था, कोठे चलते थे, अफीम चलती थी, चरस चलता था और गांजा चलता था। वहाँ बहुत ही गंदे हालात थे। वहाँ के जो नवाब साहब थे वो थे वाजिद अली शाह, जो खुद भी कुछ इसी तरह के थे। उनके दो सेनापति थे, मीर और मिर्जा। मीर और मिर्जा शतरंज के खिलाड़ी थे। सुबह से लेकर शाम तक शतरंज खेलते रहते थे। दोनों की बीवियां बहुत परेशान थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई गोमती नदी के किनारे पुरानी मस्जिद में जाके शतरंज खेलते हैं। दोनों वहां पर शतरंज खेल रहे थे। दोनों में एक लड़ाई हो गई। दोनों ने एक दूसरे के पेट में तलवार मार दी और दोनों की मौत हो गई। उसी समय अंग्रेजों की सेना आई और वो वाजिद शाह को पकड़कर ले गई। ये जो जो सेनापति थे, इन्होंने अपने वाजिद अली शाह के लिए तो जान नहीं दी, लेकिन शतरंज के वजीर के लिए अपनी जान दे दी और लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीर और मिर्जा के चरित्र की विशेषता बताइए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में कैसे चला गया। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस समय का लखनऊ किस प्रकार दिखता था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण कविता है वह है उनको प्रणाम। उनको प्रणाम कविता लिखी है नागार्जुन ने। इस कविता में नागार्जुन ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। नागार्जुन ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो छोटी सी नाव लेकर समुद्र को पार करने जाते हैं लेकिन उनकी नाव में छेद हो जाता है और नाव डूब जाती है। नागार्जुन ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ने जाते हैं, चोटी पर पहुंचने वाले थे तभी तूफान आता है और उनकी तूफान में मृत्यु हो जाती है। नागार्जुन ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जो युद्ध के मैदान में जाते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन उनके तीर खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रणाम करता है जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ये थी उनको प्रणाम कविता। अगली महत्वपूर्ण कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख।
बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता है वो लिखी है निर्मला ने। इसमें निर्मला जी कहती हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत दुखी है क्योंकि हम मनुष्य जो पृथ्वी को अपनी माँ कहते हैं, यानी कि पृथ्वी को माता के रूप में देखते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि बूढ़ी पृथ्वी का मानवीकरण कैसे किया गया है। तो आपको बताना होगा, मनुष्य धरती को अपनी माँ कहता है, लेकिन मनुष्य धरती को गंदा कर रहा है, उसके पेड़ों को काट रहा है, उसके जंगलों को काट रहा है, तालाबों को गंदा कर रहा है, नदियों को गंदा कर रहा है और पहाड़ों को दूषित कर रहा है। तो इसलिए हमारी धरती माता, जिसका हमने मानवीयकरण कर दिया है, मानव के रूप में उसको बोल दिया है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। यह है बूढ़ी पृथ्वी का दुख और इसको लिखा है निर्मला जी ने। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पेंटिंग की वीडियो दूंगा, होम साइंस की वीडियो दूंगा, बिजनेस स्टडी की वीडियो भी दूंगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। पूरी किताब, दोनों की दोनों किताब इस वीडियो में कवर करी जा रही है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो में दोनों किताबें कवर कर दी गई हों। अब बात करते हैं अंधेर नगरी पाठ की। अंधेर नगरी पाठ जो लिखा है वो लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी को मूर्खों का शासन कहा गया है। अंधेर नगरी यानी कि मूर्खों का शासन, अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ पर एक गुरुजी हैं, गुरुजी का नाम है महंत। उनके दो शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत जब अंधेर नगरी में अपने शिष्यों के साथ पहुंचते हैं तो उन्हें वहां अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं यह मूर्खों का शहर है क्योंकि यहाँ पे हर वस्तु टके में शेर भर मिल रही है। तो वह अपने शिष्यों से कहते हैं इस नगर से चलो, लेकिन गोवर्धन दास जो लालची था वो कहता है गुरुजी मैं यहीं रहूंगा। गोवर्धन दास वहीं रह जाता है और धीरे धीरे काफी मोटा हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा भिक्षा मिलती है। एक दिन राजा के सिपाही आते हैं और गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें फांसी देंगे। जब गोवर्धन दास पूछता है कि मेरा क्या अपराध है, तो वो कहता है कि बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई है और सेनापति को फांसी की सजा हुई थी। अब हमने उसके लिए फांसी का फंदा तैयार किया, लेकिन फांसी का फंदा काफी बड़ा तैयार हो गया, उसमें किसी की गर्दन नहीं आ रही थी। अब तेरी गर्दन उसमें आ रही है, इसलिए तुझे फांसी दी जाएगी। यह बात सुनकर गोवर्धन डर जाता है। गोवर्धन दास अपने गुरुजी को याद करता है। तभी गुरुजी वहां पर आते हैं और वह राजा के सिपाहियों से कहते हैं आप एक काम करिए, मुझे फांसी दे दीजिए। यह बात जब राजा को पता चलती है तो राजा कहता है गुरुजी आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो कहता है महंत यानी कि गुरु कहता है बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जो भी व्यक्ति इस समय फांसी पर चढ़ेगा स्वर्ग को जाएगा। जब यह बात राजा को पता चलती है तो राजा कहता है आप सभी मुझे फांसी दे दीजिए क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और स्वर्ग में ही जाऊंगा। इस प्रकार गुरुजी ने अपने शिष्य गोवर्धन दास की जान बचाई। इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अंधेर नगरी को मूर्खों का शासन कैसे कहा गया है और इसकी तुलना अंग्रेजी शासन से कैसे की गई है। अंग्रेजों के शासन में भी यही होता था, अपराध कोई भी करे सजा किसी को भी दे दी जाती थी। छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजा दे दी जाती थी। भारत माता की जय बोलने पर सजा दे दी जाती थी। तो अंग्रेजी शासन यानी कि मूर्खों का शासन है। इस पाठ में यह बताने की कोशिश की है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। पाठ का नाम है अंधेर नगरी। गुरुजी थे और गुरुजी के दो शिष्य थे, गोवर्धन दास और महंत। अगला महत्वपूर्ण पाठ है सार लेखन। सार लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, सार लेखन को इंग्लिश में बोलते हैं समरी। सार लेखन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समरी अर्थात सार लेखन कम शब्दों में हो, सार लेखन में व्याकरण की गलती न हो, सार लेखन में मात्रा की कोई गलती न हो, सार लेखन करते समय कोई महत्वपूर्ण बात छूटे नहीं और सार लेखन में बहुत अधिक शब्द न हो जाएं। सार लेखन का सार लेखन ही रहना चाहिए, न कि निबंध हो जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। देखिए, औपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, किसी विभाग में लिखा जाता है, जिसमें 2 एड्रेस होते हैं। और अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को लिखा जाता है और इसमें एक ही एड्रेस होता है। जैसे कि आप अपने मामा जी को पत्र लिख रहे हैं तो ये अनौपचारिक है, और आप स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो ये औपचारिक है।